तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने 3 स्टार एल्केमी एग्जाम को पास कर प्रेसिडेंट एडी से मेडिकल इंग्रेडिएंट का डिमांड किया था, जिनके हेल्प से फैंग एक एक्सट्रैक्शन लिक्विड को बनाता है जिससे वो अपना ब्रेक थ्रू बहुत इजीली कंप्लीट कर लेता है। जिसके लास्ट सीन में हमने फैंग को रेंसी के भाई से बहस करता देखा था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो बार बार नियो को यहाँ से चले जाने को कह रहा था, जिससे नियो फैंग पर बहुत गुस्सा हो गया था, पर वो आगे कुछ कर पाता। उतने में हम स्पाइडर के साथ एक बंदे को आता हुआ देखते हैं जो नियो को फैंग पर सख्ती से पेश न आने को कह रहा था। जिस बंदे को देख रेंसी फैंग को कहती है कि ये मेरे थर्ड अंकल मू जिहाई हैं। तो जिहाई फैंग को कहते हैं कि तुम मेरे मू फैमिली में तब आए थे जब तुम बच्चे थे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। जिसे सुन फैंग बोलता है, हाँ सच में आप मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन अब जब यहाँ पर आप आ चुके हो तो जरूरी आपका यहाँ पर कोई मोटिव होगा, इसीलिए आप इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट मुद्दे की बात करें। तो जिहाई बोलते हैं, मैंने सुना कि तुम रेंसी से मैरिज करने में इंटरेस्टेड हो, जिसके बारे में ही मैं तुमसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। तो फैंग बोलता है, वह मैरिज तो आपके मू फैमिली ने ही मेरे साथ फिक्स किया था, तो अब आपको उससे क्या प्रॉब्लम है जो आप मुझसे उसके लिए बात करने आए हैं। जिस पर जिहाई अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए फैंग से डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैरिज से पीछे हट जाओ और मैं इसके बदले में तुम्हें 3 मिलियन एलेक्सिर दूंगा, तो बताओ मेरी डील तुम्हें कैसी लगी। जिसकी ये बात सुनकर फैंग हैरान होते हुए बोलता है, 3 लो ग्रेड के एलेक्सिर? क्या तुम्हारी मो फैमिली इतनी गरीब है कि वह रिश्वत में बस ये लो ग्रेड के एलेक्सिर ही अफोर्ड कर सकती है? जिसे सुननी हो फैंग पर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मो फैमिली के बारे में ऐसी बात करो, और तुम्हें क्या 3 मिलियन एलेक्सिर कम लग रहे हैं? तो फैंग कहता है, वो एलेक्सिर तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी कल्टीवेटर के लिए बहुत ही प्रीशियस होंगे, पर मेरे जैसे पिल रिफाइनर के लिए बिल्कुल भी नहीं, और रिश्वत देना ही है तो मुझे रिश्वत में हेवनली एलेक्सिर चाहिए। जिस पर जिहाई कहते हैं, फैंग मैं जानता हूँ कि तुमने अवेकनिंग सेरेमनी के दौरान डुअल मार्शल आर्ट एट्रीब्यूट को अवेक किया था, जिससे तुम इस सिटी के एक जीनियस कल्टीवेटर बन गए हो, इसलिए तुम मुझसे ऐसा एटीट्यूड में बात कर रहे हो ना। लेकिन तुम्हें पता तो होगा कि ये सिटी ज्यादा बड़ा नहीं है, जिससे जैसे ही तुम इससे बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम इतने बड़े वर्ल्ड में बस एक मामूली से कल्टीवेटर हो, बिल्कुल ही वीक, और वैसे भी तुम्हारी सू फैमिली तो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिससे अब तुम्हारा सू फैमिली का स्टेटस हमारे मू फैमिली के स्टेटस से कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद इस मैरिज को कैंसिल कर दो, यही तुम्हारे लिए और तुम्हारे फैमिली के लिए अच्छा होगा। तुम तो जानते ही हो कि हमारे मू फैमिली का रिलेशन तुम्हारे सू फैमिली से बहुत ही अच्छा है, इसलिए तुम अगर इस मैरिज को कैंसिल भी कर दो तो मू फैमिली तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी और ना ही तुमसे इसका कभी बदला लेगी। जिस काम को करने के लिए मैं तुम्हें 5 मिलियन एलेक्सिर तक देने को तैयार हूँ, तो बताओ अब ये डील को तुम एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? पर फैंग अभी भी जिहाई के इस ऑफर को ठुकराते हुए उन्हें यहाँ से चले जाने को कहता है। बोलता है, आप लोग का हो गया हो तो आप लोग यहाँ से जाइए, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, इसलिए मैं और रेंसी रेस्ट करने को जा रहे हैं। जिसकी ये बात सुनकर जिहाई फैंग को फिर समझाने लगते हैं कि वह इस मैरिज से अपने कदम पीछे ले ले। लेकिन इस बार नियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, जो जिहाई को पीछे भेजते हुए खुद सामने आकर फैंग को बोलता है, बहुत हुआ तुम्हारा, कभी से देख रहा हूँ तुम्हें पर अब नहीं। जो बोलकर नियो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे वहाँ के आसपास के जमीन पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जो सब यहाँ पर नियो की स्पिरिचुअल एनर्जी से नहीं बल्कि फैंग के बिछाए हुए स्पिरिचुअल विन से हुए थे। जो स्पिरिचुअल विन स्पिरिचुअल एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही एक्टिवेट होने के साथ जिस कल्टीवेटर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज किया रहता है उस पर अटैक कर देते हैं। और अब होता भी वैसा ही है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल विन बहुत तेजी से नियो के पास आकर उस पर स्पिरिचुअल बीम का अटैक करते हैं। जिस अटैक का अंदाजा तो नियो को दूर दूर तक नहीं था, इसलिए वह अटैक सीधे नियो को जा लगता है, जिससे वह इंजर्ड होकर वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। जिसकी ऐसी हालत को देख फैंग बोलता है कि यह मेरा घर है और यहाँ मैंने इतने पावरफुल ट्रैप्स लगाए हैं कि तुम जैसे लोगों को तो मुझे टच करने की जरूरत ही नहीं है। और आप जिहाई सुन ले, रेंसी सिर्फ मेरी है, और अगर आपने हमारे मैरिज के बारे में कुछ भी बात की तो अभी आप तो नियो की हालत देख ही रहे ना, वैसी हालत कुछ समय के अंदर आपकी भी हो सकती है। वह क्या है ना, ये स्पिरिचुअल विन थोड़े से जंगली है, इसलिए मैं इन्हें ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता। जो बोलकर फैंग रेंसी को अपने क्लोज लाते हुए स्पाइडर को उनको डिस्टर्ब ना करने को कहकर अपने रूम में चला जाता है। जहाँ आते ही फैंग रेंसी से तुरंत ही दूर होते हुए एक चेयर पर बैठ जाता है। तो फैंग रेंसी से कहता है कि बताओ मेरी एक्टिंग तुम्हें कैसी लगी, खा गई ना चकमा तुम भी, और हाँ मेरे गोल्ड कॉइन तुम मुझे जल्द से जल्द पहुंचा देना। जिसे सुन रेंसी बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारा गोल्ड कॉइन जल्दी तुम्हारे पास भिजवा दूंगी।
तो फैंग रेंसी के मजे लेते हुए बोलता है, मैं तो चला बेड पर सोने, तो क्या तुम मेरे साथ बेड पर सोना पसंद करोगी? जिसकी ये बात सुनकर रेंसी, जो पहले से ही शर्मा रही थी, अब वो और भी ज्यादा ब्लश करते हुए बोलती है, नहीं, मैं बस यहाँ पर कुछ देर ही रुकूंगी, इसके बाद मैं यहाँ से अपनी फैमिली में वापस चली जाऊंगी। पर फैंग बोलता है, ना, अगर तुमने ऐसा किया तो जिहाई को हमारे ऊपर शक हो जाएगा, जिससे अभी तक हमने जितनी भी एक्टिंग की है वह सभी वेस्ट हो जाएगी। तुमने देखा नहीं कि नियो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से वह दोनों लोग तो रात भर में अपनी मो फैमिली में पहुंचने से रहे। पर अगर तुम रात में ही अपने फैमिली में पहुंच जाओगी तो इससे जिहाई को हमारे ऊपर शक हो जाएगा कि अभी तो फैंग रेंसी को कहीं ले जाने नहीं दे रहा था और अभी रेंसी वापस अपने फैमिली में भी आ गई। इसलिए अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम यहाँ पर रात भर के लिए रुक जाओ। जिसकी ये बात सुनकर रेंसी को भी समझ में आ जाता है कि फैंग उससे क्या कहना चाहता है, इसलिए वह फैंग को बोलती है, ठीक है, मैं यहाँ पर रात भर रुकने को तैयार हूँ, पर जाओ अभी तुम बेड पर रेस्ट करो, मैं वहाँ पर थोड़ी देर बाद आऊंगी। जिसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जब फैंग अपनी बेड पर सो रहा था तब हम रेंसी को उसी दौरान उसके पास जाता हुआ देखते हैं, जो आगे जाकर शर्माते हुए फैंग के बगल में सो जाती है। तो रेंसी फैंग को कहती है कि क्या हमें कुछ और करना चाहिए जिसकी वजह से जिहाई को हम पर शक ना हो सके। जिस पर फैंग कहता है कि अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अभी मैंने जो हाल जिहाई और नियो की है इसकी वजह से वह लोग हमारे ऊपर कभी भी शक नहीं करेंगे, इसलिए अब तुम उनके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए यहाँ पर सो जाओ। फिर हम देखते हैं कि रेंसी जब सोने की कोशिश कर रही थी तब उसके अगल बगल हम कुछ ग्रीन ऑरा को नोटिस करते हैं, जिस ग्रीन ऑरा के रेंसी की बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से हम रेंसी की आंखों को ग्रीन कलर में बदलता हुआ देखते हैं। जिससे अब आगे यह होता है कि रेंसी जो पहले फैंग से शर्मा रही थी, अब वो अपना हेड फैंग के चेस्ट पर रखकर मजे में सो जाती है। जिसके बाद ऐसे ही सुबह हो जाती है, जहाँ जब रेंसी की आंख खुलती है तो अपने आप को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है, जो अब ज्यादा समय यहाँ ना रुककर तुरंत ही फैंग के बेड से उठते हुए उसके घर से बाहर की ओर चली जाती है। जिसके जाने के बाद जब फैंग की आंखें खुलती है तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रेंसी इतनी सुबह यहाँ से निकल गई। जो बातें फैंग सोच ही रहा था तभी हम उसके पास लिंगर को आता हुआ देखते हैं, जिसे देखते ही फैंग समझ जाता है कि आखिर रात में क्या हुआ, जिसकी वजह से रेंसी उसके इतने क्लोज में आकर सोई। पर इसके बावजूद फैंग लिंगर को समझाता है कि वह आगे ऐसा कुछ और न करे, क्योंकि फैंग कहीं न कहीं जानता था कि रेंसी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वह सब बस अभी एक मजबूरी में ही ये सब कर रही है। पर लिंगर बोलती है, ना, मैं नहीं मानने को तैयार हूँ, मुझे तो लग रहा है कि वह लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती है। और साथ में मैंने यह भी नोटिस किया कि जब वो लड़की आपके बहुत ही क्लोज होकर सो रही थी तो आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो बताइए मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि जो मैंने देखा वह गलत था। जिसके बोलते ही हमारा सिंजिन पर शिफ्ट होता है, जो अपने कजन चैंग को फैंग के बारे में बता रहा था कि कैसे उसने बहुत ज्यादा उसे बुली किया, कैसे सबके सामने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। जिसकी इन बातों को सुनकर चैंग फैंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़के को तो जान से ही मार दूंगा। जो बोलकर चैंग अपने बगल वाले बंदे से किसी चीज का डिमांड करता है जिससे आगे वह फैंग पर एक्शन लेगा। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।